डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मोलस्क के जो एनिमल होते हैं, यानी कि मोलस्क का फाइलम में पाए जाने वाले जो एनिमल है उनमें किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, यानी कि स्केलेटन। अब तक हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में जो पोरीफेरा फाइलम था और सिलेंट्रेटा फाइलम था उनमें पाए जाने वाले एनिमल्स के कंकालों को डिस्कस किया था, जबकि आज हम हमारे यहाँ पे जो तीसरा फाइलम होगा मोलस्क का उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स का हम यहाँ पर कंकालों का अध्ययन करेंगे, यानी कि उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे सिंपल बात यह है कि मोलस्क का फाइलम में किन एनिमल्स को रखा गया है। तो हमें याद रखना, मोलस्क का फाइलम में जो कोमल बॉडी वाले जो एनिमल होते हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक, कोमल शरीर वाले एनिमल्स को, यानी कि जिनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है और मतलब कि हल्के से भी प्रहार से वो डैमेज हो सकती है। तो ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये नेचुरली होता है, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इनमें स्केलेटन पाया जाता है, यानी कि बाहर की ओर एक कवच पाया जाता है। और ये कवच जो होता है वो इनमें क्या करता है, कंकाल का काम करता है। ठीक है, स्केलेटन का काम करता है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर जो कोमल शरीर वाले एनिमल्स होते हैं, यानी कि हमारा जो मेन हेडिंग होगा वो हो जाएगा मोलस्क जीवों में। ठीक है, कंकाल तंत्र। अब देखिए, हमने यहाँ पे कंकाल के बारे में डिस्कस किया था कि कंकाल तीन प्रकार के होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा एक्सोस्केलेटन और तीसरा होता है एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब कि जिनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वही कंकाल काम करे तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा। यदि किसी की बॉडी के बाहर उसे प्रोटेक्ट करने का काम करे उसकी बॉडी को, तो वो हो जाएगा एक्सोस्केलेटन। यदि किसी की बॉडी के अंदर अगर ऐसी कोई संरचना होती है जो कि उनको सपोर्ट प्रदान करती है और उनकी प्रोटेक्ट करती है, तो वो हो जाएगा एंडोस्केलेटन। तो यहाँ पर क्या है कि कोमल शरीर है, जबकि इस शरीर के चार ओर क्या पाया जाएगा, इस शरीर के चार ओर क्या पाया जाएगा, एक ठोस आवरण पाया जाएगा। ठीक है, कवच पाया जाएगा। इस कवच को बोलते हैं क्या, इस पाइला का, सॉरी, इस मोलस्क का जीव का स्केलेटन। अब देखिए, ये बॉडी के बाहर है तो इसलिए इसमें कौन सा कंकाल पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाएगा बाह्य कंकाल, यानी कि एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मोलस्क का जो फाइलम है, ठीक है, उनके जीवों में कौन सा कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। अभी यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये कि जो मोलस्क का जीव हैं उनमें, या मोलस्क का फाइलम है उनमें किस प्रकार के एनिमल्स को रखा गया है, तो बोल सकते हैं जिनकी बॉडी स्मूथ होती है उनको। देन उसके बाद में हमें पता चल गया कि मोलस्क के जीवों में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, तो हम वो भी कह सकते हैं कौन सा, एक्सोस्केलेटन। बिकॉज इनकी बॉडी स्मूथ होती है, स्मूथ बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर कोई ठोस चीज़ प्रेजेंट होगी और वही चीज़ कहलाएगी इसकी क्या, कंकाल। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मोलस्क के जीवों में बाह्य कंकाल को, किसको, बाह्य कंकाल को, क्योंकि हमें पूरा पॉइंट पता चल गया है। यानी कि एक्सोस्केलेटन इन मोलस्कन, ठीक है, या फिर एनिमल, ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। अब देखिए, मोलस्क का यहाँ पे फाइलम जो है उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, यानी कौन कौन से एनिमल्स आएंगे जिनकी हमें स्टडी बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में करनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर पाइला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आता है हमारे पास में यूनियो। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इस सिलेबस में पूछता है, चाहे आप MDSU हो, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर आप RRBM यानी कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से हो। ठीक है, कहीं से भी हो आप, और आप राजस्थान से कहीं से बिलोंग कर रहे हो, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साइंस में सम्मिलित की गई हैं। पाइला में और आपको यूनियो में क्या पढ़ना है, बाह्य कंकाल को पढ़ना है। ठीक है, किसको, बाह्य कंकाल को डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, यानी कि पाइला को, और देन इसके बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे किसको, यूनियो के अंदर पाए जाने वाले बाह्य कंकाल को। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं पाइला का बाह्य कंकाल। यानी कि एक्सोस्केलेटन इन पाइला। ठीक है, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पाइला के बारे में याद करनी है, और वो पेपर में पूछ लेते हैं बार बार छोटे क्वेश्चनों में। पहले चीज़ कि पाइला जो होता है वो फाइलम मोलस्का का सदस्य होता है। ठीक है, जबकि इनकी जो क्लास होती है, ठीक है, जो इसकी क्लास होती है वो होती है गैस्ट्रोपोडा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि पाइला जो है वो फाइलम मोलस्का व क्लास गैस्ट्रोपोडा का
सदस्य है और इनमें इनके चारों ओर एक कैल्शियम से बना हुआ क्या होता है, कवच पाया जाता है, जिसे इसका स्केलेटन कहते हैं। कैल्शियम से बने हुए को हम कैलकेरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैलकेरिया युक्त क्या कवच, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कवच की स्ट्रक्चर यानी कि कैसे होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पाइला, ठीक है, पाइला के कवच की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा इसमें पाइला के कवच की स्ट्रक्चर, जिसमें हम दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली होगी हमें बाहर से किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर दिखता है, जबकि पाइला के कवच के अंदर की स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले हो जाएगी इसकी बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखिए पाइला का जो कवच होता है वो कौन टाइप का होता है, यानी कि शंकुरूपी होता है और सर्पिलाकार टाइप का होता है, जबकि इनके कपाट जो होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका शेप कैसा होगा, कौन शेप होगा, ठीक है, सर्पिलाकार होगा यानी कि स्पाइरल होगा, और कैसा होगा, सिंगल वॉल वाला होगा, ठीक है, सिंगल कपाट वाला होगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल 6.5 वृंत होते हैं, 6.5 चक्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो हमें इस प्रकार से दिखाई देंगे इनके डायग्राम। इस प्रकार से, और इसके बीचों बीच क्या होगी, एक रेखा पाई जाएगी, ठीक है, बीचों बीच। ये कवच के बाहर की ओर उसके कवच पे प्रेजेंट क्या है, रेखा है, जो कि आपको अंदर तक इसी प्रकार से डिवाइड नहीं मिलेगी, ठीक है, और ये सभी चक्रों के ऊपर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो देखिए अब इसके हम अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें, 6.5 जो वृंत होते हैं, अगर हम उनके यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे चक्र होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, जो सबसे पहले बनता है यानी कि फर्स्ट सेल सबसे पहले बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट सेल, यानी कि पहला निर्मित कवच। इसके बाद में जो सबसे पहले कवच बनता है इसे हम प्रोटोकॉन्च के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉन्च, याद रखना प्रोटोकॉन्च किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा पाइला में सबसे पहले निर्मित सबसे छोटा चक्र जो होता है वो कहलाता है क्या, प्रोटोकॉन्च, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो चक्र होते हैं वो परिणामतः यानी कि कंटिन्यूअस आकार में बड़े होते हुए चले जाते हैं, और टोटल यहाँ पर जो इनके चक्र होते हैं वो कितने होते हैं, 6.5 चक्र होते हैं। अगर हम यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, जिसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमें 2 प्रकार से डिवाइड दिखाई देगा। तो टोटल कितने वर्थ हो जाएंगे, यहाँ पे 6.5 चक्र हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला चक्र जो होगा वो कहलाएगा कौन सा, प्रोटोकॉन्च के नाम से, क्योंकि ये सबसे पहले बना हुआ निर्मित हुआ क्या है, कवच का चक्र है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल। देन उसके बाद में सारे के सारे चक्र जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हुए चले जाते हैं। उसके बाद में सबसे अंतिम जो भाग होता है या सबसे अंतिम जो चक्र होता है उसे बोलते हैं यहाँ पे क्या, बॉडी होल, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी होल, ठीक है, जो कि देह चक्र के नाम से जाना जाता है। ये आकार में सबसे बड़ा चक्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, बॉडी होल हो गया और एक क्या होगा, प्रोटोकॉन्च हो गया। प्रोटोकॉन्च सबसे छोटा, जबकि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बॉडी होल के नाम से। अब यहाँ पे 30 यानी कि तीसरा पॉइंट और आता है क्या, कि सबसे अंतिम चक्र से पहले वाला चक्र यानी कि ये वाला चक्र, ठीक है, सबसे अंतिम चक्र से पहले वाला चक्र यहाँ पर जो होता है उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, यानी कि बॉडी होल से पहले वाला चक्र क्या कहलाएगा, पेनल्टीमेट। उसके बाद में बॉडी होल जो होती है उसके बॉडी के ऊपर यानी कि इसके चारों ओर आपको उभरी हुई कुछ रेखाएं दिखाई देंगी, ठीक है, जिसमें से एक मध्य में बीचों बीच गहरी
काले रंग की उभरी हुई क्या होती है, रेखा होती है, जो कि इनसे क्या होती है, ज़्यादा उभरी हुई होती है। इस उभरी हुई रेखा को बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या, हम बोलते हैं वेरिक्स। क्या बोलते हैं इसको, वेरिक्स। ठीक है, ये एक स्पॉट के रूप में प्रेजेंट होते हैं बॉडी होल वाले पार्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, क्या कि सभी के सभी चक्कर जो होते हैं वो एक लाइन से डिवाइड रहते हैं, यानी कि बटे होते हैं। जैसे कि ये वाला चक्कर है वो इस लाइन से डिवाइड रहेगा, ठीक है, इसके दूसरा वाला चक्कर है वो इस लाइन से डिवाइड रहेगा, अगला वाला चक्र है वो इस लाइन से, उससे अगला वाला चक्र है वो इस लाइन से। इस प्रकार से ये जो लाइन होती है बीच की, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं C1 रेखा। क्या बोलते हैं इसको, C1 रेखा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सचर, C1 रेखा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या C1 रेखा किसे कहते हैं, तो बता सकते हो आप। पायला के जो कवच होता है उसके कवच में जितने भी चक्र होते हैं उन चक्रों को अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं क्या, C1 रेखा। जबकि वेरिक्स अलग रेखा होती है, ये केवल बॉडी होल वाले पार्ट में पाई जाती है, वो भी उसके ऊपर, बीचों बीच नहीं होती, यानी कि इस पार्ट को डिवाइड करने वाली नहीं होती है। जैसे इस पेन के ऊपर हमें कोई भी एक मार्कर करना हो, धब्बा लगाना हो, तो वो धब्बा सिर्फ इसके बाहर होगा, ना कि वो अंदर तक चला जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्या होती है, बाहर बाहर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है जो निकल के आ रहे हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो है वो आता है प्रोटोकॉन्च के नाम से, ये प्रोटोकॉन्च किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो आता है क्या, C1 रेखा किसे कहते हैं, यानी कि सचर। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन जो आता है वो आता है वेरिक्स के नाम से, वेरिक्स रेखा यानी कि वेरिक्स। और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आता है हमारे यहाँ पे क्या, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, यानी कि बॉडी होल के नाम से, बॉडी होल। अब जरा इनकी और स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इनमें और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। देखिए, ये जो पूरी बॉडी होल होती है वो उभार के रूप में बाहर निकली होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला जो क्या है, उभार है। ठीक है, इस उभार को बोलते हैं अपन क्या, यहाँ पे ओपरकुलम स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, ओपरकुलम स्ट्रक्चर, यानी कि कवच की क्या है, ये कवच का मुख है, ये इसको बोलते हैं क्या, ओपरकुलम। ठीक है, कवच का मुख है। जबकि पायला का जो मुख होता है, ठीक है, वो परिमुख वाले पार्ट से निकलता है, यानी कि ओपरकुलम के साइड में ही क्या होती है, एक संरचना और पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या, परिमुख, यानी कि पेरिस्टोम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टोम, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमुख। ठीक है, जो कवच के मुख के क्या होती है, साइड में होती है। ये क्या है, पेरिस्टोम। तो भाई पेरिस्टोम ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें से क्या होता है, पायला की जो बॉडी होती है ना, उसके पैर और उसका माउथ जो होता है वो निकल करके बाहर आता है। ठीक है, माउथ यानी कि मुख। तो पेरिस्टोम एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें से पायला की बॉडी बाहर निकलती है। यदि पायला को चलना होगा तो वो इसी स्ट्रक्चर में से क्या निकालेगा, अपनी बॉडी को बाहर निकालेगा, अपने पैरों को बाहर निकालेगा। पोषण करना होगा तो इसी स्ट्रक्चर में से अपने मुख को बाहर निकालेगा। ठीक है, जबकि ये जो मुख होता है, यानी कि ये जो मुख होता है वो कवच का मुख होता है। ठीक है, पायला के खुद का कवच नहीं, सॉरी, पायला के खुद का माउथ नहीं होता है, बल्कि कवच का मुख होता है जो इस प्रकार से खुला रहता है बाहर से। पूरा ये क्या होता है, बंद होता है। अब इस खुले हुए स्ट्रक्चर के कारण इसमें से कुछ भी चीज़ अंदर जा सकती है। सो इसलिए इनके ऊपर क्या होती है, एक प्लेट पाई जाती है। क्या होती है, इसके ऊपर एक प्लेट पाई जाती है। प्लेट जो होती है, उस प्लेट के 2 सतह होती हैं, एक ऊपर की सतह और एक होती है नीचे की सतह। जो उसके अंदर की सतह होगी उसको बोलते हैं अपन क्या, बोस। क्या बोलते हैं उसको, बोस बोलते हैं। जैसे कि माना ये अपना हाथ है, इसका यहाँ का आगे का सिरा है, ये पीछे का सिरा है। ठीक है, ये बाहर हमने वातावरण के संपर्क में रहता है, ये हमारे अंदर बॉडी के संपर्क में रहेगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी अंदर वाली, ये कहलाएगी बोस। किसी भी प्लेट को आप उठा करके देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से क्या होता है, टोटल इस प्रकार से जो पायला का कवच है उसके यहाँ पे क्या होती है, संरचना प्रदर्शित की जाती है। ये है आउटर स्ट्रक्चर। क्या है ये, आउटर स्ट्रक्चर किसकी, सेल ऑफ पायला, पायला के कवच की आउटर स्ट्रक्चर। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जो यहाँ पे प्रोटोकॉन्च है, यानी कि फर्स्ट सेल जो है वो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपेक्स पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एपेक्स। तो यहाँ पे आपको याद करना है क्या, जो प्रोटोकॉन्च होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। सबसे ऊपरी सिरे को क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो इस टाइप से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे, जो कि आपको याद रखने हैं। प्रोटोकॉन्च, C1, वेरिक्स, बॉडी होल और ओपरकुलम, पेरिस्टोम, ठीक है, और बोस। कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। टोटल चक्र कितने होते हैं यहाँ पे, 6.5 चक्र होते हैं। कितने होते हैं, 6.5 चक्र होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि हम इस कवच के डिसेक्शन करेंगे
और इस कवच को अंदर से देखने का ट्राई करेंगे कि इसमें कैसी संरचना पाई जाती है। देखिए ये पायला के कवच के इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए पायला का जो कवच होता है, उन कवचों में जितने भी चक्र होते हैं, उन चक्रों के बीच में एक खड़ी क्या होती है, अक्ष होती है। यहाँ पे देखो इस प्रकार से, ये क्या है, खड़ी अक्ष है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कोलुमेला। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल क्या होती है, बीचों बीच प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ इस प्रकार से, ये कोई एक चक्कर है, इस चक्कर को यहाँ पे डिवाइड करने वाली ये जो बीचों बीच मध्य में जो अक्ष है, ठीक है, ये कहलाते हैं कि यहाँ पे कोलुमेला। इसी प्रकार से दूसरा चक्कर होगा तो उसमें भी ऐसे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वही क्या है, ये हम यहाँ पे जो पायला है उसके कवच का डिसेक्शन कर रहे हैं, काट रहे हैं और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और इसके चार ओर क्या होता है, इसके चार ओर कुंडली डाले हुए चक्रों की क्या होती है, संख्याएं पाई जाती हैं, इनके चक्र पाए जाते हैं। इनके चारों क्या होते हैं, कुंडलित चक्रों या कुंडलित चक्र पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, कोलुमेला जो होती है वो अंदर से सकड़ी होती है, जबकि ठीक है बाहर से वो क्या होती है, चौड़ी होती है। और लास्ट में जाकर के यानी कि जितने भी चक्र होंगे उन चक्रों के अकॉर्डिंग ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सकड़ी होती हुई चली जाएगी और सबसे आगे एक छोटे छिद्र के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, छोटे छिद्र के रूप में बाहर निकलती है। इस छिद्र को बोलते हैं कि यहाँ पे अम्बो यानी कि अंबिका। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, अंबिका, जो कि ये कोलुमेला जो होती है वो एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है। इसके बाद में हमने पीछे जो आउटर स्ट्रक्चर थी उसमें देखा था कि जो पायला होता है, ठीक है, उसमें इस प्रकार से जो संरचना थी, ठीक है, उसके बीच में ये जो वेरिक्स पाया जा रहा था, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी क्या थी, असंख्य रेखाएं थी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अपन क्या, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं इनको, लाइन्स ऑफ ग्रोथ, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि लाइन्स ऑफ ग्रोथ किसे कहते हैं। तो ये जो लाइन्स ऑफ ग्रोथ हैं वो आपको ये बाहर दिख रही हैं। वैसे अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो वो कहाँ दिखेंगी, ये देख रहे हो आप सभी कवचों के यानी सभी चक्रों के बाहर की ओर देख रहे हो आप, ये लाइनें कहलाते हैं क्या, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो कि प्रत्येक चक्र के बाहर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अगर हम इन लाइंस ऑफ ग्रोथ में एक चीज़ देखें कि जो सबसे गहरे रंग की जो पट्टी होती है, सबसे गहरे रंग की लाइंस ऑफ ग्रोथ होती है, उसे क्या बोलते हैं, तो हमने बताया था पिछले, वेरिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेरिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनके चार ओर क्या पाई जाती है, लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले इसमें कोलुमेला प्रेजेंट होती है, जो कि इनके कवचों के बीचों बीच यानी कवचों के चक्र जो होते हैं उनके बीचों बीच प्रेजेंट होती है। दूसरी जो ये बाहर खुलती है एक सकरे छिद्र के रूप में, उस संरचना को बोलते हैं अंबिका। ठीक है, और इनके चारों ओर, कवच के चारों ओर उभार के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं, लाइन्स पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं क्या, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। इनमें जो स्पष्ट लाइन होती है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट, जिसे हम बोलते हैं वेरिक्स। क्या बोलते हैं इसको, वेरिक्स बोलते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि अब तक हमने दो स्ट्रक्चर देख लिए हैं। पहली स्ट्रक्चर थी कौन सी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहर से कैसे दिखाई देता है कवच। दूसरी हमने डिस्कस की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हम एक कवच को काटेंगे तो हमें वो कवच किस प्रकार से दिखाई देगा। तीसरी आती है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने को मिलती है। यदि हम इनके कवच की स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। तो सिंपल सी बात है भाई, माइक्रोस्कोप से देखने पर जो कवच होता है ना, उसमें यहाँ पर 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, कितनी लेयर दिखाई देती है, 3 लेयर दिखाई देती हैं। पहली लेयर को बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या, तो इसमें कौन सी, पेरियोस्ट्रेकम। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, परिकवच। दूसरी स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में क्या, ओस्ट्रेकम, कवच। और तीसरी होगी नेक्रसस लेयर। ठीक, जिसको बोलते हैं क्या, मुक्ताभ परत। पेरियोस्ट्रेकम परत क्या होती है, सबसे बाहर की ओर जो कवच होते हैं, सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना, उसे बोलते हैं क्या, पेरियोस्ट्रेकम। जो मिड में परत होती है उसको बोलते हैं क्या,
ऑस्ट्रेकम, और जो सबसे अंतिम यानी कि सबसे अंदर की ओर धसी रहती है उस परत को बोलते हैं क्या, नेक्रोसिस लेयर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगी, भीतर प्रेजेंट होगी। इसके बाद में जो हमारी पेरियोस्ट्रेकम जो लेयर होती है, ठीक है, उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट। यानी कि अगर हमको, यदि हम आपको डायग्राम में समझाएं तो इस प्रकार से, ये सबसे बाहर की लेयर है कवच की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे पेरिओस्ट्रेकम। ठीक है, इसके अंदर दूसरी लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे क्या, ओस्ट्रेकम। और इसके अंदर फिर एक और लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर नेक्रोसिस लेयर। नेक्रोसिस लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो इस पे क्या होता है, इस पे जो कवच होता है ना, कवच, ठीक है, कवच का जो रंग दिखाई देता है वो इसी पे दिखाई देता है, सबसे बाहर होती है। ठीक है, जो कवच होता है इसका वो काले, भूरे और पीले रंग का होता है। ठीक है, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि इनके लेयर पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट। तो बताइए, तो कह सकते हैं कि फर्स्ट जो इनकी बाहर की ओर जो लेयर होती है, ठीक है, उसी पे क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन पे क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। किसकी बनी होती है, तो बोल सकते हैं कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। नेक्स्ट, ओस्ट्रेकम, ये मध्य की होती है, मिड। ठीक है, कैसे होती है, मिड होती है। और कॉन्चोलिन की बनी होती है। किसकी होती है, कॉन्चोलिन, यानी कि कैल्शियम जिसमें नहीं होता है उसकी। कॉन्चोलिन, ठीक है, बिना कैल्शियम की। उसके बाद में तीसरी जो लेयर होती है वो सबसे क्या होती है, अंदर की ओर होती है, यानी कि एंड सिरे पे होती है। ठीक है, और ये कैल्शियम की बनी होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, क्रिस्टल टाइप में। कैसे, क्रिस्टल टाइप में, यानी कि कैल्शियम की तो बनी होगी ये, कैल्शियम की तो बनी होगी, लेकिन किस रूप में, क्रिस्टल रूप में। ठीक है, किस रूप में, क्रिस्टल रूप में प्रेजेंट होगी। तो इसी प्रकार हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें दिखाई देती हैं, पेरियोस्ट्रेकम, ओस्ट्रेकम और नेक्रोसिस लेयर। इस प्रकार हमारे यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है पाइला, उसका यहाँ पे एक्सोस्केलेटन कंप्लीट होता है और इनके सेल की एक्सटर्नल, इंटरनल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूनियो है उसके कवच के बारे में, यानी कि उसके एक्सोस्केलेटन के बारे में।